आज के शो में फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा, सियासी सरगर्मियां, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल साबित। कोर्ट मार्शल का अमल 15 माह तक जारी रहा। 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। सजा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। फैज हमीद को 12 अगस्त 2024 को फौजी तहवील में लिया गया। 29 नवंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट दी थी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। तो आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम तरीन दिन है, संग मेल है अहम तरीन। अगर कहा जाए तो पाकिस्तान की तारीख में आज का दिन सुनहरे अल्फाज में इसलिए लिखा जाएगा कि एक जनरल फैज़ हमीद जो साबिक जनरल थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी और पाकिस्तान की अफवाज ने आज किस तरह साबित किया कि उनके डिसिप्लिन, उनकी अकाउंटेबिलिटी, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की एक आला तरीन मिसाल आज के दिन कायम हुई। ये सज़ा जो 14 साल की कैद बामुशक्कत की फैज़ हमीद साहब को हुई, इस सज़ा ये एक केस की सज़ा है, क्योंकि जो अब तक के रिएक्शंस आए हैं जितने भी पॉलिटिकल लीगल फ्रेटर्निटी की, जैसे फैसल वारडा साहब हैं, दीगर जो इस वक्त लोग हैं, तो वो कहते हैं कि ये इब्तिदा है, अभी ये मामला आगे बढ़ना है। और जब वो कहते हैं कि ये इब्तिदा है, वो इसलिए कहते हैं कि इसके बाद खास तौर पर जो नजरें हैं वो 9 मई के केसेस के ऊपर है, जो पॉलिटिकल मैनूवरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से जो ट्रायल है उनका, उस हवाले से है कि उसमें उनको आखिर क्या सजाएं इस पर दी जाती हैं, और ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से। हम ये सब जानते हैं कि 9 मई के बारे में हमारी जो रियासत है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, they have defined and drawn a very straightforward line कि वो उसमें ना जो उसके एबेटर्स हैं, ना उसके एग्जीक्यूटर्स हैं, ना उसके मास्टरमाइंड हैं, ना किसी को छोड़ा जाएगा, ना छोड़ा है, और ना रियासत माफ करेगी। तो ये इब्तिदा है। यहाँ से इसका अंजाम कहाँ तक जा सकता है, आज कितना तारीखी सियासी दिन है। जो रिएक्शंस आए, बिलावल भुट्टो साहब ने तो कहा कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने 2 ऐसे लोग देखे जो सियासी तौर पे फ़िरौन थे, एक इमरान खान खुद और दूसरा, और इसी तरह दीगर लोगों ने भी कहा कि हर उरूज, यानी उरूज था इनका फैज़ हमीद साहब का, जिन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करी, आज उसको ज़वाल आया। इल्ज़ामात यहीं तक नहीं हैं, इल्ज़ामात मज़ीद भी हैं। और रिसेंटली एक आर्टिकल जो एक इंटरनेशनल आउटलेट ने छापा था, जिसमें यह बताया था कि किस तरह बुशरा बीबी और फैज़ हमीद का नेक्सस काम कर रहा था, और इमरान खान को वो बताते थे कि अब ये होने वाला है और अब ये होने वाला है। तो ये तहकीकात, यानी ये जो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है शायद, जो आज साबित हुई है। इसके बाद क्या क्या हो सकता है। उस्मा करदार साहबा नून लीग के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद है। उस्मा साहबा खुशामदीद प्रोग्राम में। आज कितना अहम दिन है आपकी नजर में उस्मा साहबा? हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम कोशिश करेंगे राब्ता बहाल करें। और जिस तरह मैंने कहा कि बड़ा दिन अहम है सियासी तारीख में, जो इस दिन के हवाले से इस तारीख को, आज के दिन को उजागर किया जाएगा। ख़ास तौर पर इस केस के बाद जो लोग ये समझ रहे थे कि शायद 9 मई के केसेस के अंदर किसी किस्म की लचक या रियासत की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी अब मुमकिन नज़र आती है या नहीं आती है? जो लोग कहते हैं जी कि हाँ माफ़ी मांग ली जाए 9 मई के हवाले से, फिर आगे बढ़ा जाए, उस हवाले से भी आज एक लाइन ड्रॉ हो गई है कि अब ऐसा इम्कान नहीं हो सकता कि आपको किसी तरह भी 9 मई के हवाले से, जहाँ आपने स्टेट की रिट को चैलेंज किया, रियासती अमलाक को नुकसान पहुँचाया, आपने शहीदों के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की, और उसमें आप बाकायदा मास्टरमाइंड और जो उसके एग्जीक्यूटर्स थे और इम्प्लीमेंटर्स थे, उन सबको करार वाकई सज़ा मिलना अब ज़रूरी है। रियासत ने आज एक लाइन ड्रॉ की है। आज इस अहम तरीन सज़ा के बाद ये अल्फाज नहीं, ये बयानात नहीं, बल्कि अमली तौर पर ये करके दिखा दिया है कि 14 साल की सज़ा फैज़ हमीद को हुई है, और ये इस सज़ा के बाद इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे, वो इंतहाई अहम होंगे। इसके मुहर्रिकात हैं सज़ा के पीछे, उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, कुछ अहम हकाइक सवालात। उज़मा किरदार साहब प्रोग्राम में साथ हो जी। तो उज़मा साहब, खुशामदीद। कितना अहम दिन है आज का तारीखी आपके लिहाज से? जी बहुत ये एक तारीखी दिन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो इदारा जो खुद अपनी जो है जजा और सजा और एहतसाब जो है सबसे पहले उसने शुरू किया और उसका अमल जारी किया, तो इसका मतलब है कि उस इदारे में भी हर तरीके से अकाउंटेबिलिटी है और कोई वहाँ पे जो है इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकता अपने ओहदे के साथ और अपने इख्तियारात के साथ, वरना वो इदारा जो है खुद एहतसाबी में जो है वो सबसे आगे है। तो आपने देख लिया कि जो फैज हमीद साहब हैं, इनकी जो जराइम की लिस्ट है वो बहुत खौफनाक और लंबी है। ये इन्होंने तो ऐसे ऐसे जो जुर्म किए हैं पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, कि ये नाकाबिले माफी हैं। आप देखें कि इन्होंने स्टेट विद इन स्टेट बनाई, इन्होंने अपने इख्तियारात का जो गलत इस्तेमाल किया, सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट जो है वो उसको हर तरीके से अपने ओथ को तोड़ा। सियासी मुदाखलत क्या थी, ये चलाते ही सारा पूरी हुकूमत ही ये चलाते थे, सब कुछ इनके हुक्म से होता था। इनके ताने बाने बनी गाला में भी थे, इनके ताने बाने जो थे वो सारे अब जो इदारों में फैले हुए थे और हर एक को इन्होंने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया और लोगों को शदीद नुकसान इसका पहुंचा, इस मुल्क को शदीद नुकसान इसका पहुंचा। इसका मीडिया को नुकसान पहुंचा है, अदलिया को नुकसान पहुंचाया, अपने इदारे को नुकसान पहुंचाया, तशख्खुस को, जमहूरियत के नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो आपने जिस तरह कहा कि हुकूमत की मंसूबा साजी में या हुकूमत के मामलात में भी शामिल या सियासी फैसलों में शामिल थे, 9 मई के अंदर भी ये जो इट वाज जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर के अभी हम देख रहे हैं बयान, इट वाज अ जॉइंट वेंचर, ये ऐसा था? क्या था ये इमरान खान और इनका? देखें जी, ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं एक दूसरे के साथ मिलके इन्होंने ये मंसूबा साजी की थी, ये बल्कि साजिश की थी इस मुल्क के खिलाफ। प्लान ये था कि ये 20 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बर्राजमान रहेंगे और जो बेफैज हुए हैं वो 20 साल जो हैं वो आर्मी चीफ बन के रहेंगे। तो ये तो मिली भगत थी, ये गठजोड़ था और इसमें ये सारे आपस में पूरी इन्होंने जो साजिश की थी हर तरीके की, वो उसका मकसद इक्तदार, कि हर हालत में इक्तदार जो है ना वो हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। और इन्होंने खाला जी का घर समझा हुआ था, इन्होंने तो किसी इदारे को खातिर जमा में नहीं लाए, इन्होंने हर एक को इस्तेमाल किया। इतनी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल इन्होंने उठाया कि वो उसका नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। तो ये जो 4 इनके खिलाफ जो इल्जामात थे वो चारों के चारों उसमें ये जो हैं वो गिल्टी पाए गए। ये अभी जो कह रहे हैं लोग कि ये इब्तिदा है, अभी तो 9 मई का भी होना है, इनके बयानात लिए जा रहे हैं और उसमें फिर उन सबूतों की रोशनी में इमरान खान के खिलाफ भी केसेस कार्रवाई हो सकती है। तो ये इज इट द बिगिनिंग ओनली है आपके ख्याल में, या ये अपने पीक पर है मामला अभी? नहीं, ये अभी शुरुआत है और मुझे हैरत नहीं होगी ये वादा माफ गवाह बनने की कोशिश भी करेंगे। अच्छा। लेकिन वो सबूत सारे मौजूद हैं कि जिस तरीके से इन्होंने मिल के तो रियासत को पे दर पे जो है वो नुकसान पहुंचाया। तो ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। आपको याद है वो उस तयनाती से ले के जो 4 महीने इन्होंने आगे मौखर करने की और सैबोताज करने की कोशिश की थी, और जो इन्होंने पूरे अंदरूनी तौर पे ये जो हुकूमत जब गई है पीटीआई की, तो उसके बाद से ये इस साजिश में मुलव्विस थे। ये इनकी जो शहबाज गिल और ये इन सब के ताने बाने, इनके सोशल मीडिया पे जो बयानिए आते थे, फिर वो जमान पाक का 4 महीने का जो वो तमाशा लगा हुआ था, ये सब इकट्ठा इन्होंने प्लान किया था। ये इन दोनों की ये मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि तख्ता उलट जाएगा। मतलब ये तो अपनी तरफ से इन्होंने सिक्का बंद प्लानिंग की थी,
लेकिन ऊपर वाले की तो प्लानिंग कोई और होती है। अच्छा, इसमें जो बीच में धरने हुए, एहतजाजी प्रोग्राम हुए जिसमें आवाम ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, उनकी प्लानिंग फिर 9 मई इवेंचुअली जो 9 मई हुआ, तो ये तमाम, और बुशरा बीबी भी जो हमने देखा था रिसेंटली, जो एक इंटरनेशनल आउटलेट ने लिखा था जिसको इन्होंने अभी तक कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, तो वो इमरान खान को बताती थी कि ये होने वाला है तो ये गिरफ्तार होने वाला है, ये बताते थे। ये नेक्सस क्या था जो घर के अंदर मामलात में था? देखे ना, ये सारी गैंग ऑफ 5 ऑपरेट कर रहा था। जो बानी साहब हैं वो तो बिल्कुल ही बच्चे बन गए थे, तो हम परस्ती से उनकी आंखें, जो आंखों में पट्टी बन गई। अब उनको बंदा क्या कहे, वो उनको जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी कि ये जो फैज हमीद हैं, इनका क्योंकि एक अपना इन्होंने पैरेलल नेटवर्क बनाया हुआ था सारा, वो ऑपरेट कर रहा था बनी गाला के थ्रू। ये जो मुर्शिद साहिबा हैं, ये जब आते थे, मैंने नईमुल हक से एक दफा पूछा था कि जी वो खुश हैं अपने घर, तो उन्होंने कहा हाँ वो खुश हैं, क्योंकि जब घर आते तो उनकी वाइफ को, बुशरा बीबी को सब पता होता है कि पूरा दिन उनका कैसे गुजरा और कल क्या होना है और परसों क्या होना है और किसका फैसला किसके हक में आएगा और किसके खिलाफ आएगा। वो हकीकत में ये सारी पीरी मुरीदी जो है, ये तो ये फैज साहब के तवस्सुत से इधर तक आ रही थी और उसके थ्रू ये अपनी सारी कार्रवाइयां। लेकिन देखें, मैं सिर्फ इनको नहीं कसूरवार ठहराऊं, ये जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा हुआ है उसको सब पता होता है। वो अगर अब आंखें बंद कर ले और ये प्रिटेंड करे कि जी मुझे तो सब पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो ये नालायकी है उसकी, फिर वो इसके काबिल नहीं होता कि वो उस कुर्सी पे बैठे। तो इन्होंने तो मिल के इन्होंने सत्यानाश फेरा पूरा सिस्टम का, पूरे मुल्क का, और हर चीज। अच्छा, ये जो फिर इस दौरान अपने ताबे कर, ये जिस तरह आप कह रही हैं कि घर आते थे तो वो बता देती थी कि ये हुआ, कल ये होगा, परसों ये हुआ था, आज ये हुआ। अच्छा, ये जो फिर की अपॉइंटमेंट्स हुई इंक्लूडिंग सीएम पंजाब या और जो प्रोविंशियल सेक्रेटरीज या दीगर अपॉइंटमेंट्स हुई, इनफैक्ट के इदारों के जो सरबराह भी लग रहे थे, तो उसमें भी फिर फैज हमीद बताते थे कि एन नाम का होना चाहिए, मीम नाम का होना चाहिए, बुशरा बीबी को, फिर बुशरा बीबी इनको बोलती थी कि अलिफ नाम का हो। तो ये भी था ये मामला। देखिए, बात सारी ये है कि वो फैसला तो ये जनरल फैज लेते थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी एक पैरेलल हुकूमत बनाई हुई थी। वो बानी को किस तरह से जो है कंट्रोल करते थे, वो ये इसके थ्रू, मुर्शिद के थ्रू करते थे। और मुर्शिद को का बेहतरीन जो तरीका था कंट्रोल का, वो मौक्किलीन के साथ था, वो अमलियात के साथ था, वो जादू टोने के साथ था। तो वो फिर ये सारी कार्रवाइयां जो हैं वो बानी साहब तक इस तरीके से पहुंचती थी। तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था, सत्यानाश या सभा सत्यानाश फेरा हुआ था। पूरा मुल्क जादू टोने पे और इसे अमलियात पे चल रहा था। और बीच में असल में ये जो कहानियां जो थी और जो स्पिन स्टोरीज जो बनाई जा रही थी, वो इनको पता था कि तोहम परस्ती जो है उसका हम फायदा उठाएंगे, और उन्होंने भरपूर इसका फायदा उठाया। तो आप फिर ये नेटवर्क जो था, ये जो भी नेक्सस था, ये इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी जिंदा रहा, क्योंकि जेल के अंदर जो सहूलियात मिल रही थी, फिर जो जेल से बाहर अदलिया की सूरत में कुछ सहूलियात मिल रही थी, गुट्टू सीयू वाली, तो वो ये उधर भी चल रहा था उस वक्त भी, यानी मैं कहूँ एक्टिव था, मुताहरिक था ये नेटवर्क। कब तक था ये मुताहरिक, अगर एग्जैक्ट देखे ना, ये जब तक गुट्टू सीयू चल रहा था तब तक ये नेटवर्क भी चल रहा था, तब तक इनकी बड़ी उम्मीदें भी थी, तब तक तो ये बहुत खुश जा रहे थे कि हर फैसला जो है वो इनके फेवर में आ रहा था। इनको तो कोई मसला मसाइल ही नहीं था। वो तो मर्सिडीज इनको लेने आती थी और छोड़ने जाती थी और वारे न्यारे लगे हुए थे और लग रहा था कि वीआईपी गेस्ट हाउस में बैठे हुए जेल की जगह, देसी मुर्गियां, देसी घी, इसलिए क्योंकि वो सारा वो अदलिया जो था वो इन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ था, अपने काबू में किया हुआ था। सही। अच्छा, वो तो जब लेकिन उस्मान साहब, ये थोड़ा इंटेंशनली बताया कि पहला तो प्लान ये था कि चले 10 साल के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर, और ये जो है जो भी अपॉइंटमेंट होती है 20 साल ग्रैंड प्लान था। लेकिन पोस्ट इनकी रिटायरमेंट के, यानी रिटायरमेंट के बाद जो ये फवायद दे रहे थे या सियासी मुशीरी कर रहे थे, तो उस वक्त क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? ये पीटीआई के चेयरमैन बनना चाह रहे थे क्या? मतलब क्या मकसद हो सकता है उस वक्त करने का?
देखें, पावर का बड़ा नशा होता है। जब आपको एक नशा लग जाए इक़्तिदार का, जब हर चीज आप, पूरा मुल्क आपके कंट्रोल में हो, तो आप उसको आसानी से तो नहीं छोड़ते। तो ये तो जब इन्होंने देखा कि जी अब ओपनली ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ, तो अंदरूने खाना इन्होंने साजिशें शुरू कर दी। तो इनकी सारी प्लानिंग और जो सारी स्ट्रेटजी जो बनाते थे, बानी साहब के साथ मिलके बनाते थे। और पूरी जितना इंतशार आपने देखा, जितना आपने देखा कि मुल्क को डिफॉल्ट के धाने तक पहुंचाया, जितना आपने देखा इदारों के साथ खिलवाड़ की, ये सारी इनकी सियासी चालें थी। क्योंकि ये वापस इन्हीं चालों के थ्रू ये वापस इक़्तिदार में सोच रहे थे कि हम आ जाएंगे। सही। अच्छा, ये जो दूसरी बात जो अहम तरीन है उस्मा साहबा, कि फिर एक पूरा गैंग है यूट्यूबर्स का, जो इन्फ्लुएंसर्स का, यूट्यूबर्स का, जो पीटीआई के वक्त में भी इर्द गिर्द इमरान खान का नजर आया। फिर अरशद शरीफ साहब वाला वाकया हुआ, उसके बाद वो और एक्टिव हुआ, इमरान रियाज और दीगर XYZ राइट लेफ्ट जो उनके आगे पीछे, और भी 2-3, अब तो पीटीआई के कुछ शहजाद अकबर और शहबाज गिल भी उस फहरिस्त में शामिल हो गए। ये लोग भी फिर ये जो खबरें दे रहे थे उल्टी सीधी कि अब ये होने वाला है, तो अब ये होगा, तो फला का फोन आएगा, तो ये होगा, तो दिसंबर में ये हो जाएगा, तो जनवरी में ये हो जाएगा, तो बस 10 दिन बाद ये हो जाएगा, थंबनेल लगाया, डॉलर कमाए। इनका इस गैंग का ताल्लुक क्या था इस पूरे मामले से? देखिए ना पान, दो बातें जी। सोशल मीडिया जो है, आपको पता है हर एक के हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा हुआ है। तो इन्होंने जो जहन साजी की लोगों की, उनको बेवकूफ बनाया, उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, उनकी ज़हनी सोचने की सलाहियत को हलब कर लेना, उनको गाली गलोच की तरफ उकसाना, पगड़ियां उछालना और उनको पूरा अपने काबू में और कंट्रोल में करना, ये एक पहलू था। ठीक है, तो ये सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने किया है, क्योंकि ग्राउंड पे तो इनके पास ना कोई तंजीम है, ना इन्होंने लोगों को कुछ अपने मैनिफेस्टो के कोई वादा इन्होंने पूरा किया। इन्होंने कुछ भी नहीं किया अवाम के लिए, तो अवाम के लिए तो इनके पास कुछ भी नहीं था। सोशल मीडिया पे अलबत्ता इनकी जरूर उबाल उठते थे और ज़हन साजी होती थी और लोग समझते थे कि पता नहीं वाह वाह क्या। दूसरा जो पहलू है वो डॉलराइजेशन का है जी। क्योंकि देखे ना, इन्होंने, इनकी जो जूइश लॉबी ने जो पैसा पंप किया बाहर से इतना किया, वो इन्होंने प्रोफेशनल कंपनीज को हायर किया था, जिन्होंने इनको ये पूरा सोशल मीडिया का नेटवर्क बना के दिया, ये बॉट्स के थ्रू, और पूरी इन्होंने एक फैलाया हुआ, इनका जाल फैला हुआ है। और ये जो लाइक्स और रीट्वीट्स और फलाना और ये शहबाज गिल और शहजाद अकबर, ये कौन है? सारा दिन ये बैठे रहते हैं सोशल मीडिया पे, व्लॉग करते हैं, क्योंकि इनकी दिहाड़ियां लगी हुई हैं, इनके चूल्हे जलते हैं, उससे करोड़ों रुपए ये बना रहे हैं, करोड़ों डॉलर ये कमा रहे हैं। तो इनकी बलास है, इनको पाकिस्तान से तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको सिर्फ अपने डॉलर से। इट इज वेरी क्लियर कि वो डॉलर के लिए कर रहे हैं, लेकिन फैज हमीद साहब का भी ताल्लुक था इस ग्रुप से, इनको चलाने में, ट्रेंड्स बनाने में, इसको गद्दार को, इसको गाली दो, इसको ये करो, उसको वो करो। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो वीडियो ऑडियो भी आई थी अरसलान बेटा वाली, अरसलान बेटा, ये देखें आप, ये सब एक मुश्तरका लाए अमल से ये सारा कुछ करवाया गया। ये पूरी एक बहुत बड़ी साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारी जो है अब खुल के सबके सामने आने वाली है। अभी तो ये शुरुआत है। अच्छा, इसमें वो फुटेजेस भी थे, वो याद है कि प्लास्टर उनका उतरा था तो उसको चूम रहे थे, वो समी इब्राहिम साहब थे और कुछ लोग थे वो बस पता नहीं इन्होंने क्या क्या जमान पार्क का नाम मुर्शिद चौक, ये जो देखे जी, वहां पे 17 किलो मिर्चें जलाई जाती थी, नो गो वो एरिया बना हुआ था, वहां पे ढोल ढमक्के, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था, पेट्रोल पंप फेंके जा रहे थे, मतलब लोगों की जिंदगियां इन्होंने अजाब बनाई हुई थी वहां पे। ये तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि इन्होंने अपनी कानून को अपने घर की बंदी समझा हुआ था कि हम जो मर्जी करते फिर हमें तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। और वो सियासी कार्रवाइयां, सियासी लोगों को बेवकूफ बना के, जो एक कल्ट मेंटेलिटी क्या होती है कि जब आप एक प्रोपेगेंडा कर करके झूठ को इतने तवातर से बोले कि वो लोगों को सच लगना शुरू हो जाए। सही। अच्छा, इस पूरे मामले में उस्मा साहब, मैं क्योंकि माली फवाइद भी तो, यानी ये जो सब हो रहा था इसके पीछे पावर तो थी, लेकिन
फाइनेंशियल करप्शन भी हुई पंजाब में, जिस तरह आपने खुद बेनकाब किया, उस्मान बुजदार, फिर वो जो अपॉइंटमेंट्स हुई या जो पैसे लिए जाते थे ठेकों के ऊपर, तो ये फिर वो फराग होगी वाला मामला, तो इसका एक फाइनेंशियल एंगल भी है, और वो मेरा ख्याल है बिलियंस ऑफ रुपीस का स्टेट एक्सचेकर को लॉस पहुंचा है, जो कमाई हुई है इस पूरे गोरख धंधे में जो मामला हुआ है। देखिए जी, लूट मार का बाजार गर्म था, लूट सेल लगी हुई थी पंजाब में। वो जो गैंग ऑफ 5 है, उन्होंने अरबा रुपए जो हैं वो मनी लॉन्डर करके बाहर भेजे, और इनकी फ्रंट पर्सन फराग होगी थी, वो किधर है अब, वो कहाँ है इस वक्त? वो अरबा रुपए के जो है वो बाहर पैसे लेके बैठे हुए जाहिर है। और ये जो मोहतरमा जो 5 कैरेट डायमंड और 450 कनाल जमीन, 190 मिलियन पाउंड, ही क्या है सारा तमाशा? तोशा खाना, घड़ियां, उनकी जाली रसीदें, सारे पैसे का खेल है। देखिए, पैसा और इक़्तिदार, जब आपकी नीयत खराब हो जाए ना, जब आपके पास आप ऑनेस्टी ऑफ पर्पस ना रहे, और जो आप एक ढंढोरा पीटते रहे कि मैं सादिक और अमीन हूँ, जब वो चौक चौराहे में टूट जाए, उसकी हंडिया फूट जाए, सबके सामने आप खुल के आपकी नीयत आ जाए, तो फिर आपको पता चलता है कि असल बीच में कहानी क्या थी। लेकिन उस समय मैं दो बातें, एक तो ये कि देखें, एक तो जो अभी बिलावल साहब ने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि फिरौन वाली मेंटालिटी के एक वक्त ऐसा था कि अपने आप को हर अकल कुल और ताकत कुल समझने लगे, खुदा ना खास्ता। बिल्कुल वो तो समझते थे, मुझे कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जो जिस तरह दिमाग यानी जहन का इस्तेमाल किया अपने जाती माली या सियासी फवायद के लिए, अगर यही जहन साजी और यही मुश्तरका ताउन मुल्क के लिए अगर होता, क्योंकि पावर भी थी ना, पूरी पावर थी, सब कुछ था हाथ में, रियासती मामलात, माशी मामलात, अफगानिस्तान के साथ मामलात, अगर ये जहन उस तरफ लगाते, मरकूज रखते, तो शायद पाकिस्तान के हालात आज ये नहीं होते, हम डिफॉल्ट वाली पोजीशन में नहीं होते शायद, मेरे ख्याल है बहुत बहुत बेहतर हालात होते, जितना जहन उन्होंने स्टेट को मिसअलाइन करने में और जो नुकसान पहुंचाने में लगाया, इतना जहन अगर कंस्ट्रक्टिवली लगाते तो बहुत हालात मुख्तलिफ होते शायद। तो देखिए, यही तो सबसे बड़ा अलमिया है कि पूरी कौम को नए पाकिस्तान की उम्मीद दिला के आपने बिल्कुल उसका उलट काम किया। आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश फेर दिया आपने अपनी इक़्तिदार और अपनी पावर के लिए। इससे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात हो नहीं सकती है। ना आप अपने मैनिफेस्टो को कंट्रोल कर सके, ना आप अपनी पार्टी को कंट्रोल कर सके, ना ही आप अपने घरवाली को कंट्रोल कर सके। तो आप मुझे ये बताएं कि और मतलब जिन लोगों ने, बहुत सारे लोग, मैं इनके साथ थी, मैं 2 लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल करती हूँ, वो 2 लफ्ज हैं ग्रैंड धोखा। हम सारे इनके साथ क्यों जुड़े थे? क्योंकि इन्होंने हमें कहा था मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मुझे तो शौक ही नहीं है पीएम बनने का, मैं तो सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए निकला हूं, और हम भी जुड़ गए इनके साथ। उसके बाद जब ये पीएम बने तो ये तो बंदा ही कोई और था, हमसे तो पहचाना ही नहीं गया। और जो लोग जिसने स्ट्रगल की, जो नजरियाती लोग थे, आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सारे फारिग हो गए, और वो लोग इर्द गिर्द आ गए जो हमने कभी पहले देखे ही नहीं थे, तो कुछ बना ही नहीं था। अच्छा, उन अफराद में से एक नाम शहबाज गिल का भी है। मैंने आपका एक क्लिप देखा था रिसेंटली, आप बताई थी, नईमुल हक साहब थे, तो वो जब इनकी ओथ टेकिंग थी प्राइम मिनिस्टर की फॉर इमरान खान की, तो ये शहबाज गिल शायद रुक गए थे वहां पे रात में, क्या नहीं, वहां पे हुआ यूं था कि जब ये इनकी ओथ टेकिंग होनी थी ना जी, तो इसका नाम नहीं था, मतलब ये ओथ टेकिंग के लिए, तो इसने कहा कि मैं जब बतौर वजीर आजम की ओथ टेकिंग थी, उसमें शहबाज गिल का लिस्ट में नाम नहीं था उस वक्त। अच्छा, शहबाज गिल ने कहा मेरी तो किश्ती लुटिया डूब जाएगी अगर मुझे आपने जगह ना दी और मैं पहुंचा ना उधर, तो फिर पता नहीं पाऊं में जमीन में गद्दा डाल के मिलते तरले करके अगले दिन की। आपको पता है, देखो ना, जैसे ही ये पीएम बने थे, तो ये जो मुर्शिद साहिबा हैं, इन्होंने सारों की स्पेस खत्म करनी शुरू कर दी थी। नईमुल हक को भी एंटर नहीं करने दिया था, वो तो इसलिए बेचारे बच गए क्योंकि खान ने कहीं कहा इनको कि भाई ही नोज टू मच, तो इसको तुम अभी फारिग ना करो वरना फिर ये बहुत चीजें उगल भी सकता है। नहीं, तो लेकिन ये जो तदफीन और मैयत के अमल में भी शामिल नहीं हुए थे ना नईमुल हक साहब की,
और ये जो नहीं जाते थे इसकी वजह भी बुशरा बीबी ने क्या, जो बोलती थी कि आप नमाज जनाजा में नहीं जाएंगे, या ईद की नमाज, इनफैक्ट ईद की नमाजें काफी उनकी, मैंने देखा था कि जब प्राइम मिनिस्टर थे तो अक्सर मीडिया कहती थी कि कब आएगी फुटेज, उन्होंने ईद अदा की नहीं करी। आज तक उन्होंने किसी का जनाजा अटेंड नहीं किया तो मुझे आप बता दें। नईमुल हक जिसने 26 साल अपनी जिंदगी के इनके साथ कुर्बान किए, इनके सियासत में को वक्फ कर दिए, उसके जनाजे पे भी नहीं गए, और तो छोड़ें आप। अच्छा, लेकिन ये यहाँ से बताएं ना, नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि ये तो जो इमरान खान को लाने वाले हैं उनका एहतसाब होना चाहिए, तो ये फैज हमीद साहब का तो हो रहा है एहतसाब, बल्कि हो रहा था पिछले 1-1.5 साल से, तो अब और कौन कौन नाम है जिनका एहतसाब नवाज शरीफ साहब चाहते हैं? कोई नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा जी, वक्त बताएगा। अच्छा, मतलब ये लेकिन आप ये देख लें कि एहतसाब शुरू हो चुका है और ये रुकने वाला नहीं है। नहीं, इसमें तो मुझे जुमरे में आता है, लगता है कि अगर 9 मई ये केसेस का एहतसाब होगा तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब का भी नाम है किसी केस में, तो अली अमीन गंडापुर का भी नाम है, तो ये तो फिर बचेगा कौन इस पीटीआई में से? और अब रियासत ने जो आज मैसेज दिया है उसके बाद कहीं कोई लचक नजर आती है आपको कि कहीं लचक हो कि आज 9 मई पे आप माफी मांगो तो छोड़ देंगे? रियासत ने इनके साथ बहुत नरमी का मुजाहरा किया, कितने महीने, हालांकि इन्होंने रियासत के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया, जो रियासत पे हमला किया, वो इजाजत ही नहीं देता आपको कि वो ये किसी सूरत ये बच जाएं, लेकिन रियासत ने फिर भी नरमी दिखाई, इदारे ने नरमी दिखाई, बार बार कहा कि आप माफी मांग लें 9 मई की, तो चले इदारा जो है फिर देखेगा, सोचेगा क्या करना। ये हड हरामी की इन्होंने इंतहा कर दी, इन्होंने उल्टा इदारे पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी कि जी ये तो उन्होंने ही कराया था फॉल्स फ्लैग 9 मई। तो ये इनकी कोई कुल सीधी है। देखें, एक होती है आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, राना सनाउल्लाह को मैं सुन रही थी, वो बिल्कुल सही कह रहे थे, सियासत एंटी इस्टेब्लिशमेंट मियां नवाज शरीफ ने भी की है, लेकिन इन्होंने तो महाजराई शुरू की हुई है। इन्होंने तो गाली गलोच और यानी इदारे के जो सरबराह हैं, एक हमारे फील्ड मार्शल जिन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया, पूरी दुनिया में मार्का हक जीत के हमारे साथ कौम के मिल के, उसके पीछे पड़ गए हाथ धो के। इतनी घटिया ये जो है उसके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये तो पता नहीं इनका दिमाग चल गया है। ये तो सियासत अपने पांव पे खुद को लाड़ियां मार रही है। मेरा अगला सवाल ये था, मैं समझ रहा था कि उनको जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एंटी स्टेट कहा गया, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया, वो जो अलकाबात दिए गए उसमें एक जो लकब था वो जहनी मरीज का था, जो बड़ा चर्चा भी जिसका हुआ, जो डीजी आइस्पैन ने दिया। तो कि आप तो रही भी पीटीआई में, फिर क्योंकि आपको ये मामलात के बारे में आप ज्यादा आ गए, ये जहनी मरीज हैं क्या? ये जहनी मरीज पहले थे, अब ज्यादा शिद्दत से जहनी मरीज बन गए, क्या आप इस बात की तस्दीक करती हैं? देखिए, एक अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहना, एक अपने उस दुनिया में रहना जहां आप अपने आप को अक्ल कुल समझते हो, जहां आप समझें कि मैं फ्यूचर फॉर ऑल टाइम्स टू कम, मैंने ही प्राइम मिनिस्टर रहना है, सारा इक़्तिदार मेरे पास ही होना है, मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मैं हूं तो पार्टी है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं, मैं हूं तो पाकिस्तान है, नाउज़ुबिल्लाह। इस तरह की बातें जो हैं, जो शख्स करता रहा हो, फिर एकदम से सब चीजें उससे छिन जाएं, तो आप ख्याल है कि उसका दिमागी तवाज़ुन रह सकता है? वो तो अभी भी उसी दुनिया में बैठा हुआ है, और उसी दुनिया में बैठ के वो लोगों को इस्तेमाल कर रहा है और उनको उसमें बर्बादी की तरफ वो लेके जा रहा है। तो ये दिमागी तवाज़ुन बंदे का जो हिल जाए थोड़ा, तो तभी इस तरह की होती है ना बातें। अच्छा, और जेल से बैठ के भी कुछ पीटीआई के रहनुमा फैज हमीद साहब से हिदायत भी लेते रहे, बीच में ये भी मामला सामने आया था। तो जब ये जेल में थे तो पीटीआई की जो क़यादत है फैज हमीद साहब ही के हाथ में थी, क्या मामला थे? बिल्कुल। अच्छा। वही थे पीछे। He was running the show। ये बानी साहब को ने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ये फैज हमीद तक के इर्द-गिर्द भी शिकंजा तंग हो जाएगा। वो तो ये समझ रहे थे कि फैज हमीद जो है उसको तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, वो तो बड़ा वो ताकतवर इंसान है, उसको कोई नहीं हाथ लगा सकता।
तो अब सारे जो जिसे कहते हैं ना, जब ये आप फिरौन बन जाते हैं ना, तो फिर ये आपके सामने आता है। अच्छा, आज का दिन जैसे आपने शुरू में कहा कि हिस्टोरिक डे है, ये अहम दिन है तारीखी, ये आज के बाद फुल स्टॉप है पॉलिटिकल मैनूवरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग? जो लोग इस वक्त किसी भी दूसरे इदारे से सियासत में घुस के इंजीनियरिंग करने की कोशिश करें, मैनूवरिंग, उनके लिए आज फुल स्टॉप हो गई है? मतलब आइंदा के रास्ते बंद हो गए, दरवाजा बंद हो गया हमेशा के लिए? किस तरीके से? मतलब जो सियासी इंजीनियरिंग होती है, जो प्रोसेस जिसको कहा जाता है ना, एस्टैब्लिशमेंट ने सियासी इंजीनियरिंग करी, आज वो तमाम रास्ते बंद हो गए फैज हमीद साहब को सजा देने के बाद? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये हमारी बारहा हमारी जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हम ए पॉलिटिकल हैं, आप अपनी मैंडेट लेके जो भी हुकूमत आएगी हम उसके पीछे खड़े हैं। तो वो अपनी जो उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है उसमें उन्होंने फतेह से हमें सबको जो है हमकिनार किया है, और एक हमारा पूरी दुनिया जो है उसको एक पाकिस्तान को रीजनल पावर मानना शुरू कर दिया है। सारे मुस्लिम ममालिक भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। तो वो अपनी एक प्रोफेशनल सोल्जर की तरह आगे बढ़ रहे हैं, और उनकी मुदाखलत नहीं है बिल्कुल। वो इस वक्त जो बाकी हमारी जो जमातें हैं वो सब मैदान में, वो सब मैंडेट लेके आई हैं। कोई हमारे मुल्क में मार्शल लॉ पर नहीं लगा हुआ। ये इन लोगों की घटियापन है जो इस तरह का ये इंडिया की गोद में जाके बैठ जाते हैं और वो इस तरह का बयानिया बनाते हैं वहां पे जाके, ताकि वहां पे उनको मौका मिले, उनको शय मिले कि वो हमें हमारी फौज को जो है कमजोर करने की, हमारी रियासत को कमजोर करने की कोशिश करें। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी अफवाज हैं वो अपना काम कर रही हैं, सरहदों के हमारे मुहाफिज हैं। आपको पता है हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर से कितने हमें चैलेंजेस हैं, अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ हमारे जो है सिक्योरिटी के हमें चैलेंजेस हैं। तो ये अगर हमारे पास मजबूत हमारी फौज ना हो तो ये हम दुश्मन तो हमारा हड़प कर जाए, डिकार भी ना ले। तो हमारी सिविलियन हुकूमत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से आप देख रहे हैं कि सिविलियन हुकूमत है, हमारी जमहूरियत है। अगर कोई बंदा इस सियासत की आड़ में आप रियासत पे हमले करने शुरू कर दें तो फिर उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। आपने सियासत करनी है, आप सियासत करना सीखें। और ये देखा ना नेक्सस जो अडियाला के बाहर ये हो रहा था, इंडियन चैनल्स के ऊपर पूरा लाइव कवरेज हो रही थी, अर्नब गोस्वामी शोज कर रहे थे कि, और फिर खबरें आ रही थी कि इमरान खान को ये हो गया तो बीमार हो गए तो मरे। तो ये हर तरह से प्रोपोगंडा प्रोपोगेट करने की कोशिश है। अच्छा, इन यूट्यूबर्स की भी उल्टी गिनती शुरू है ना, ये जो बाहर बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी उस्मान साहब क्या फैसला हुआ है? रियासत क्यों हमने कुछ को लाने की कोशिशें हो रही है, कुछ यहाँ एक दो आ भी गए, लेकिन जो पॉलिटिकल एजेंडे पे काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हो रही हैं वहां पे। जी बिल्कुल, ये हमारे होम मिनिस्टर गए हुए थे और आदिल राजा और उसके शहजाद अकबर के खिलाफ उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा भी है। एक तो फिर टॉकर वापस भी आया है यहाँ पे। दूसरे ये है कि ये जो पीटीआई है ये इन्होंने इतना घटियापन, इनके सारे जाली अकाउंट भारत से ऑपरेट हो रहे हैं और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, और वहां से ये बैठ के जब एक झूठ का बयानिया घड़ते हैं और वो इंडियन मीडिया पिक करता है और फिर वो वायरल हो जाता है। आप देखें कि मैं तो रोज किसी इंडियन चैनल पे जाती हूँ। अच्छा, ये प्रॉक्सी बने हुए इंडियन मीडिया के, बी टीम बने हुए, ये वही बयानिया लेके चल रहे हैं जो कि भारत का बयान, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इनको शर्म है नहीं आती। जब ये बानी से मुलाकात का सिलसिला बंद हुआ था, और वो भी इसलिए हुआ था क्योंकि ये सियासी इंतशार खिलाफे वक्त, तो इन्होंने ही फेक अपने अकाउंट से ये झूठ घड़ के तो फैलाया। वो तो जी उनको कत्ल कर दिया, तख्तादार पे चढ़ा दिया, उनको फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया, वो तो जिंदा ही नहीं है, और सारा मलबा डाल दिया हमारे फील्ड मार्शल पे। मतलब इनकी तो जिसे कहते हैं कि बेगैरती की इंतहा आप देख लें, गैरत नाम की चीज ही कोई नहीं है इनमें। Exactly. अच्छा, ये लेकिन ये कि अब फॉर्चुनेटली क्योंकि रियासत ने जो मामला जिस तरह एक लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, तो वी आर होपिंग कि अब ये तमाम जो, क्योंकि इस नॉनसेंस से, इस नॉइज से
उसमें पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम, पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम बड़ा मुतासर हुआ ये शोर। लेकिन अब यह कि शुक्र है कि आवाम भी इस पर कान नहीं धर रही, और ये जो इनकी हकीकतें बेनकाब हुई है ना आहिस्ता आहिस्ता सबकी, आहिस्ता आहिस्ता तो ये खुलकर आ गया। अब आपको लगता है कौम भी अब समझ गई है कि क्या हुआ, क्या ड्रामा हुआ, किस तरह ये मैनूवर किया गया, आवाम को, उनके माइंड सेट को, उनके नैरेटिव्स को, एज सोशल मीडिया को एज अ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया, और इसमें मुल्क दुश्मन कुव्वतें भी शामिल थी। नाउ एवरीवन इज अवेयर अबाउट इट। जी बिल्कुल, ये अब लोगों को समझ आ गई है कि इन्होंने इनके बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, उनकी फ्यूचर जो है वो खत्म कर दिए हैं, उनको जेलों में बेचारों को सड़ने के लिए छोड़ दिया है, दिया कुछ है नहीं मुल्क के। और अब जब खास तौर पे ये मरियम नवाज साहिबा जब जिस तरह से तालिब इल्मों को ये स्कॉलरशिप दे रही हैं, लैपटॉप दे रही हैं, ई बाइक्स दे रही हैं, स्टार्टअप के लिए लोन दे रही हैं, डेवलपमेंट की तरफ उनकी तवज्जो है, इलेक्ट्रो बसेज आ रही हैं, मैं क्या क्या किस किस मंसूबे का मैं नाम दूं, तो वो उनको लोगों की जिंदगियां में आसानियां पैदा हो रही हैं। उनकी जिंदगियों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो उनकी विजन के मुताबिक जो है बेहतरी आ रही है। तो इसलिए फिर ये लोग जो हैं वो जाहिर है वो उनको जब उनको समझ आ जाए कौन उनके लिए बेहतर है तो उसी की तरफ उनका झुकाव होगा ना। तो इन्होंने तो सवाए ड्रामेबाजी किए और उनके सड़कों पे लगा के लोगों को ख्वार करने के, और किया क्या है। और केपी के लोग तो मैं उनको पैगाम देना चाहती हूँ कि आप लोगों का तो बिल्कुल इन्होंने ख्याल इनको 0% भी नहीं है। वो मुजावर बन के बाहर बैठा रहता है सुहेल अफरीदी, वो कहता है जी मुझे लोगों का कोई परवाह नहीं, मैं तो बस बानी के साथ हूँ। तो वो तो कह रहे हैं ना, मैं इश्क इमरान उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो वो तो उसमें मुब्तला है ना। उनको कौम की, केपी के अवाम की गवर्नेंस, धमाके, सिक्योरिटी, किसी की परवाह नहीं है उनको। जी, केपी के लोगों को सोचना चाहिए ना, कितनी दफा आप बार बार वही चले हुए कारतूस को लेके आएंगे जो आपके लिए कुछ नहीं करता। आपके ना कोई हेल्थ की फैसिलिटी, ना कोई एजुकेशन की फैसिलिटी, ना कोई सड़कें, ना कोई पुल, ना कोई कुछ, ना कोई कुछ। 70% लोग तो पंजाब आते हैं केपी से इलाज कराने। और फिर देखें जी, सबसे जो नाकाबिले माफी जुर्म, ये आप रियासत के खिलाफ लोगों को इस हद तक उकसाएं। एक तो आपने हमले करवाए, दूसरे आप लोगों को जाके कहें कि रिमिटेंस ना भेजें, IMF के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करें। IMF इसमें एक और चीज ऐड करें, बाकायदा अफवाज पाकिस्तान में दरार डालने की कोशिश थी 9 मई जो था कि डिवीजन हो जाए, और अभी भी ये कोशिश कर रहे थे। जी, मैं आपको तो बता रही हूँ कि एक पैरेलल बीच में सिस्टम बनाया हुआ था अपना, और लोगों को कह रहे हैं कि IMF को कॉन्ट्रैक्ट ना इनके साथ रिन्यू करें, ये श्रीलंका बन जाए। पूरी कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कोशिशें नाकाम हुई हैं। उस्मा साहिबा, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने वक्त दिया और प्रोग्राम में बात की आज, क्योंकि जो पूरा नेक्सस था ये बुशरा बीबी, इमरान खान, जनरल फैज़, उस्मा साहिबा बड़ा इस पर पहले बात भी उन्होंने की है, फैक्चुअली उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या और किस तरह चल रहा था। एक ब्रेक के बाद समराइज करेंगे हमारे साथ। बैक आप देख रहे हैं बेनकाब, कुछ अहम हक़ाइक़, सवालात। फैज़ हमीद साहब की सज़ा 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा, इस सज़ा के मुहर्रिकात क्या है और इसके बाद क्या ये इब्तिदा है, अभी आगे बहुत कुछ होना है, ये बड़ा अहम सवाल उठाया। फीडबैक दीजिएगा फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत